नमस्कार। मोदी राज में अर्थव्यवस्था को जांचने परखने की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ये इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी है और इस 8वीं कड़ी में आज हम बात करेंगे कि जो कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था संकट में आई है, उससे उसको उबारने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, किस तरह के राहत पैकेज इस अर्थव्यवस्था को देने की कोशिश की है, वो उनमें क्या है और उनका कोई असर अर्थव्यवस्था पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, या वो जो पैकेज की घोषणा हुई थी वो केवल एक बड़ी घोषणा है और उसमें अंदर में दरअसल बहुत सारी दिक्कतें थी जिसकी वजह से जो लाभ होना चाहिए या अर्थव्यवस्था को जो गति मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई। ये तमाम सवाल हैं जिनको लेकर हम चलते हैं प्रोफेसर अरुण कुमार के साथ पास, जो हमसे जुड़ चुके हैं। आपका कार्यक्रम में स्वागत है अरुण कुमार जी। तो बहुत सारे उपाय, 30 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा पिछले साल भर के अंदर नवंबर तक की थी। अलग अलग किस्तों में पहले 20 लाख करोड़ की घोषणा हुई, फिर छोटी छोटी किस्तों में नवंबर तक कई और घोषणाएं हुई, उसके बाद भी इक्का दुक्का घोषणाएं हुई, लेकिन अर्थव्यवस्था में वो प्रभाव उन घोषणाओं का नहीं हो रहा, उन पैकेजेस का नहीं हो रहा है जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जो दूसरी दुनिया के दूसरे मुल्कों में जिस तरह के उपाय किए गए अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, उसके मुकाबले भी हम देख रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था संभल नहीं रही है। तो सबसे बड़ी बात, पहले तो आपसे सवाल यही है कि सरकार ने जो उपाय किए हैं वो क्या सही डायरेक्शन में थे, या और सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या वो सचमुच में उपाय थे या उपायों की घोषणा मात्र थी? तो जैसे कि हम लोग पहले भी इस पे चर्चा कर चुके हैं, तो सरकार का जो पैकेज है उसका जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है वो तो सप्लाई साइड पे है निर्भर। और सप्लाई साइड, जैसे कि हमने बार बार जिक्र किया है कि वो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म होता है, जबकि समस्या तुरंत अभी के अभी है कि लॉकडाउन में धंधा बंद हो जाता है और आदमी दफ्तर नहीं जा पाता है, फैक्ट्री नहीं जा पाता है, तो उत्पादन पे असर पड़ता है। अब वो रिवाइव कैसे हो, तो जो भी पैकेज है वो इसीलिए रिवाइवल का पैकेज मानना चाहिए कि वो रिवाइवल कितनी जल्दी करेगा या देर में करेगा। अब जैसे कि अमेरिका वगैरह में उन्होंने रिवाइवल के लिए तुरंत बजट से बहुत सारा पैसा दिया, तो उनका जो फिस्कल डेफिसिट है जो ऑलरेडी काफ़ी बढ़ा हुआ था वो और 15% बढ़ गया। हमारे यहाँ फिस्कल डेफिसिट इतना बढ़ा नहीं, हमारे यहाँ ऑलरेडी वो 6-7% पे चल रहा था और सरकार अब दिखा रही है कि वो 11-12% पे ही पहुंचा, अगर आप सेंटर और स्टेट्स को जोड़ लें। तो हमारे यहाँ इतना फिस्कल डेफिसिट नहीं बढ़ा जैसे कि और देशों में किया। और उसके पीछे जो वहाँ पे जैसे अमेरिका में किया कि $73,000 से कम जो कमाते हैं उनको पैसा दिया गया। फिर जो छोटे छोटे धंधे हैं उनको कहा कि अगर आप लोगों को नहीं निकालेंगे तो हम आपको उनकी जो 75% तनख्वाह आपको दे देंगे। तो इस तरह से वहाँ पे बेरोजगारी इतनी नहीं बढ़ी जितनी की बढ़ सकती थी, और लोगों के हाथ में क्योंकि परचेजिंग पावर थी तो बिजनेस दोबारा जल्दी से शुरू हो सकता था। लेकिन हमारे यहाँ जो पैकेज आया, तो जैसे कि आत्मनिर्भर पैकेज एक फ्रेमवर्क है जिसकी चर्चा बजट में भी की गई। तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो प्राइमरीली वो एक सप्लाई साइड पैकेज है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे प्राइवेटाइजेशन की बात है, डिफेंस के सेक्टर में है, जो स्पेस के सेक्टर में है, और बाकी जैसे कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस की बात है, कृषि के क्षेत्र में जो चीज़ें बदलाव आ रहे हैं, जो नए जो लागू हो रहे हैं रूल्स और लॉज, उसी तरह लेबर कोड वगैरह। तो ये सारी चीज़ें तो लॉन्ग टर्म है, मतलब ये कृषि में अगर आज आप कुछ बदलाव लाना भी चाहते हैं तो उसमें समय लगेगा। आप रूल तो आज इम्प्लीमेंट कर देंगे पर उसका असर होगा कई साल में। उसी तरह लेबर कोड में अगर आप बदलाव लाएंगे तो वो भी असर कई साल में होगा। डिफेंस के क्षेत्र में आपने जो कहा कि हम प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करेंगे, प्राइवेटाइजेशन की बात की, डिसइन्वेस्टमेंट की बात की, तो ये सारी चीज़ें तो समय लगेगा, ये तुरंत इसका असर नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो तुरंत असर चाहिए था वो अर्थव्यवस्था में दिखा नहीं। कुछ चीज़ें जरूर थी, जैसे कि MSME है, उसमें कुछ लोगों के लिए पैसा दिया गया, पर वो भी क्रेडिट ज़्यादा था, और वो जो डायरेक्ट जो मदद मिलनी चाहिए थी वो डायरेक्ट मदद कम थी। तो इसलिए बजट के थ्रू जो पैसा दिया गया गरीब आदमी के हाथ में या जिनकी नौकरी चली गई, वो तो 1-1.5% ही GDP का था, जबकि वहाँ पे कम से कम जो लॉस था वो तो 10-15% का हो गया था। तो जो 1-1.5% की जो बात थी
कि आप एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करेंगे बजट से, तो वो जो 10-15% की गिरावट थी उसको कवर नहीं कर सकता। तो प्राइवेट सेक्टर जब तक की डिमांड नहीं बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाएगा, तो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट भी गिर गया, वहाँ पे जो प्रोडक्शन था वो भी गिरा क्योंकि डिमांड कम हो गई। तो उसको कवर करना वही जो स्टिमुलस का काम होता है कि जो सेंटर का जो स्टिमुलस था उसको कवर करना था कि जिससे कि दोबारा अर्थव्यवस्था पटरी पे आए। तो स्टिमुलस में जो डिमांड बढ़ाने की जो चीजें थी उनको करना बहुत जरूरी था। अब जैसे कि एक चीज उन्होंने की कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में उन्होंने 60,000 करोड़ रुपए जो एलोकेशन था बजट में उसको बढ़ा के 1.1 लाख करोड़ कर दिया, जो अच्छी चीज थी, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं था क्योंकि जब इतना डिमांड बढ़ गया था कि आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार लोगों को सिर्फ 50 दिन का काम मिल रहा था, 100 दिन का काम नहीं मिल रहा था एक परिवार में। अगर साल में आपको 50 दिन का काम मिले तो यानी कि 10 दिन का काम एक व्यक्ति के लिए पूरे साल के लिए, तो उसमें तो जीवन व्यापन नहीं हो सकता है। तो उसको कम से कम दुगना कर देना चाहिए था, 100 से 200 दिन कर देना चाहिए था। उसकी जो तनख्वाह मिलती है उसको डबल कर देते, यानी कि जो 50,000 करोड़ रुपए बढ़ाया था वो पर्याप्त नहीं था, कम से कम 2.5-3 लाख करोड़ रुपए बढ़ाना चाहिए था। उसी तरह जो शहरों के क्षेत्र में जिन लोगों का नौकरी चला गया था, काम चला गया था, उनके हाथ में पैसा देना जरूरी था, तो वो भी किया गया। जी, इसमें ये आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, हाउसिंग स्कीम, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कुछ इन्वेस्टमेंट, क्या इनका भी जो आप कह रहे हैं कि सप्लाई साइड पर तो जोर दिया, क्या इनसे डिमांड इन सेक्टर में जो पैसा डालने की बात कही गई उससे डिमांड को कोई बूस्ट नहीं मिला, कोई असर नहीं हुआ उस पर? देखिए, जब आप क्रेडिट देते हैं, है ना, जैसे घर बनाने के लिए, है ना, तो अगर आप इस समय परेशानी में हैं, आपको क्रेडिट मिल सकता है, लेकिन आप क्रेडिट अभी नहीं लेंगे क्योंकि परेशानी है, तो इंटरेस्ट रेट भी कम हो गया। तो जैसे मैंने अपनी किताब में ये सारा एक एनेक्सर में दिया है कि क्या क्या पैकेज में दिया गया, तो उसमें एमएसएमई की डेफिनेशन बदल दी गई, है ना, फिर नेशनल पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड कर दिया, पर तो समय लगेगा। नेशनल पोर्टेबिलिटी राशन कार्ड अच्छी चीज है, लेकिन वो समय लगेगा। उसी तरह हाउसिंग फॉर लोएस्ट मिडिल क्लास है, स्कीम जो 2017 में स्टार्ट की गई थी उसको दोबारा किया गया। फिर ट्राइबल्स किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम का एनरोलमेंट और पोस्ट हार्वेस्ट वर्क, ये सब में जो क्रेडिट दिया गया 30,000 करोड़ रुपए नाबार्ड के थ्रू, पर वो क्रेडिट तो तब लेंगे जबकि जब प्रोडक्शन दोबारा स्टार्ट होगा। तो जो ज्यादातर जो स्कीम्स थी, तो 22 लाख करोड़ रुपए का जो इनिशियल पैकेज था उसमें से जो 3 लाख करोड़ ही बजट से दिया गया, बाकी तो क्रेडिट था तरह तरह से, या बाकी और जैसे लॉज के बदलाव थे, या जैसे पहले पुराने बजट में जो चीज नहीं कर पाए थे उनको अनाउंस कर दिया इस पैकेज में, तो इसलिए इसका असर होने वाला नहीं था। और फिर आप देखेंगे जो 1 फरवरी को जो बजट दिया गया वो भी आत्मनिर्भर भारत स्कीम में किया गया, लेकिन वहां पे भी कटौती कर दी गई क्योंकि सरकार कहती है कि फिस्कल डेफिसिट ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, जो पिछले साल 9.3% हो गया था उसको काट देना चाहिए। लेकिन बजट में भी बहुत खिलवाड़ हुआ क्योंकि कई चीजें जो रेवेन्यू आइटम की थी उनको कैपिटल आइटम में दिखा दिया गया, जैसे कि और एनालिस्ट ने बताया। तो जो डेफिसिट है वो इतना नहीं बढ़ा, जबकि डेफिसिट जब बढ़ता है तभी डिमांड बढ़ती है, क्योंकि डेफिसिट का मतलब होता है कि जितना आपका टैक्स रेवेन्यू आ रहा है उससे आप ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो उससे डिमांड जनरेट होती है अर्थव्यवस्था में। तो डिमांड जनरेट करना बहुत जरूरी था, जो उतना एफर्ट करना था वो नहीं हुआ हमारे सरकार से, और इसीलिए डिमांड उतनी नहीं बढ़ी। और जो आरबीआई के आंकड़े दिखा रहे हैं कि जो संगठित क्षेत्र जहाँ पे कि ज्यादा क्रेडिट वगैरह दिया गया वो भी 10% गिरा हुआ था, क्योंकि जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 70% से गिर के 63% हो गई, यानी 7% 70% में कम हो गई। और जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस था वो भी 105 से गिर के 55 पे आ गया। तो कंजम्पशन की डिमांड नहीं बढ़ी, और जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो प्राइवेट सेक्टर का गिर गया तो उससे इन्वेस्टमेंट की डिमांड नहीं बढ़ी, तो ना इन्वेस्टमेंट बढ़ा ना कंजम्पशन बढ़ा, इसीलिए उसका असर नहीं हुआ। पर क्योंकि सरकारी आंकड़े जो जीडीपी के होते हैं वो सिर्फ संगठित क्षेत्र के आधार पर लिए जाते हैं, असंगठित क्षेत्र उसमें आता ही नहीं है, तो इसलिए वो दिखा देंगे कि 0.4%, 1.4% की बढ़त है, लेकिन असंगठित क्षेत्र को जोड़ ले तो गिरावट जारी थी। और जब तक गिरावट जारी रहेगी तो संगठित क्षेत्र पे भी उल्टा असर पड़ेगा, जो हमने देखा कि प्री पैंडेमिक पीरियड में भी गिरावट बाकायदा जारी थी, क्योंकि जब असंगठित क्षेत्र पिट रहा था, और जब तक असंगठित क्षेत्र जिसमें 45% उत्पादन होता है, 94% लोग काम करते हैं, जब तक वहां सपोर्ट नहीं मिलेगी तब तक नहीं होगा। तो बजट में भी हमने देखा कि जहां हेल्थ का एक्सपेंडिचर बढ़ा देना चाहिए था तो हेल्थ का एक्सपेंडिचर भी काट दिया गया। तो ये जो सारी जो एक वो परेशानी जो सरकार ने क्रिएट की है आम आदमी के लिए, वो इस साल भी जारी रहने वाली थी, और जब क्योंकि सेकेंड वेव आ गई तो और ज्यादा परेशानी हो गई।
क्योंकि अब तो टैक्स रेवेन्यू और कम हो जाएगा। तो जब तक ये खर्चे और नहीं बढ़ाए जाएंगे गरीब आदमी को सपोर्ट करने के लिए, मिडिल क्लास को सपोर्ट करने के लिए, छोटे बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, तब तक वो परेशानी जारी रहेगी। जी, तो सारा मामला घूम फिर कर इस पर आ जाता है कि डिमांड बढ़ाने के लिए सरकार ने अपने पैकेजेस में कोई गुंजाइश नहीं रखी, लोगों के हाथों में पैसे नहीं दिए, ऐसी कोई गतिविधि नहीं की जिससे रोजगार बढ़े, लोगों को काम मिले और लोगों के हाथ में पैसा हो तो खर्च करें। तो जी हाँ। ये जो असंतुलन था या दृष्टि में कमी थी, उसकी वजह से वो जो इफेक्ट हम देखना चाह रहे थे इकोनॉमी में वो नहीं दिखा। लेकिन जी हाँ। क्या सरकार ने जो सप्लाई साइड पे जो भी किया उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ इकोनॉमी पर, कोई पॉजिटिव कुछ उसके लक्षण दिख नहीं रहे हैं अभी तक? देखिए, बल्कि जो अभी जैसे कि कृषि के क्षेत्र में उन्होंने बदलाव लाए, तो उससे तो उल्टा असर हुआ, क्योंकि कृषि में जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा है, जो फार्मर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो उसका असर ये है कि एक और भी व्यवधान आ गया हमारे पॉलिसी में और सारा अटेंशन डाइवर्ट हो गया। तो जो हमें अटेंशन जो करके वो करना चाहिए था, तो लेबर कोड की बात है, फार्मर्स का जो लॉज चेंज करने की बात है, उन चीज़ों से परेशानी और बढ़ गई। और जो हमारा जो आना चाहिए था एक सबको एकजुट होके इस समस्या से डील करना चाहिए था, वो कार्यक्रम नहीं हो पाया। तो मेरा मानना है कि जो मतलब देखिए, हर बजट जैसे कि 30 लाख करोड़ है, 34 लाख करोड़ है, तो बहुत बड़ी रकम होती है, तो कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। लेकिन जो हमें करना चाहिए, वो 34 लाख करोड़ जो हम खर्च कर रहे हैं, उसका जो फायदा मिलना चाहिए वो फायदा पूरा नहीं मिलेगा जब तक कि आप अपनी नीतियां सही ढंग से नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं कि बजट से कुछ नहीं होता है, बजट में आखिर स्वास्थ्य पे है, शिक्षा पे है, सब पे, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम पे पैसा है, पर वो क्या पर्याप्त है? जो आज की समस्या है उसके हिसाब से पर्याप्त है? और क्या हमारी पॉलिसी सही डायरेक्शन में है? अगर पॉलिसी सही डायरेक्शन में नहीं होगी तो जो फायदा होना चाहिए वो फायदा नहीं होगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये जो बजट भी अभी आया 1 फरवरी को, उसमें भी वो चीजें नहीं की गई। जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जिसमें 1.1 लाख करोड़ रुपए खर्च किया गया था, उसको भी काट दिया गया, 70,000 करोड़ रुपए कर दिया गया, जबकि उसको बढ़ाना चाहिए था। तो कुल मिला के जो सरकार की मंशा है वो प्रो बिजनेस है। वो ये है कि हम सप्लाई साइड से बिजनेसेस को और प्रॉफिट देंगे, और जब वो प्रॉफिट मिलेगा तो उससे वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। पर ये बात तो तब तक नहीं सही निकलेगी जब तक कि डिमांड नहीं होगी। आप जो घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, पर अगर उसको प्यास नहीं तो पिएगा नहीं। तो उसी तरह बिजनेस तब तक जो अपना इंक्रीज नहीं करेगा प्रोडक्शन, जब तक कि उसके लिए डिमांड नहीं होगी। तो डिमांड जनरेशन सबसे बड़ी समस्या। और इस समय तो आप ये देखिए कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज भी कह रहे हैं, CII में जो प्रेसिडेंट थे उदय कोटक ने भी कहा, बाकी और भी इकोनॉमिस्ट ने कहा। तो ये जो बात हम लोग कह रहे हैं पिछले 1.5 साल से कि इस समय डिमांड की कमी है, डिमांड की कमी को सबसे पहले करना चाहिए, फिर हम सप्लाई साइड की बात कर सकते हैं, फिर देख सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट कट से क्या फायदा होगा या क्रेडिट देने से क्या फायदा होगा। जी, 1 फरवरी को जो बजट आया अरुण जी, उस समय सरकार ये मान चुकी थी कि कोरोना गया, हमने उस पर विजय पा ली है, और इस धारणा के साथ उसने इस बजट को पेश किया था। तो उसने तो चिंता ही छोड़ दी थी कि अब हमें डिमांड साइड पर काम भी करना पड़ेगा। लेकिन अब दूसरी लहर का अपना प्रकोप दिखा चुकी है और इन 3-4 महीनों में हमारी अर्थव्यवस्था को एक और झटका लग चुका है। तो क्या आपको लग रहा है कि अब सरकार को फिर एक नए पैकेज के साथ आना चाहिए और नए सोच के साथ भी आना चाहिए? मतलब पैकेज फिर वही, अगर सप्लाई साइड को ही सपोर्ट करने वाला हुआ तो फिर हम वही ढाक के 3 पात रहेंगे। जी हाँ, मुझे लगता है कि सरकार में भी कुछ ये समझ आई है, क्योंकि जो उदय कोटक और जो CII और बिजनेस वालों ने भी दबाव डाला है कि इस समय डिमांड बढ़ाने की जरूरत है। तो अभी राजीव कुमार जो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं, तो वो अभी टीवी चैनल पे कह रहे थे कि हमको डिमांड बढ़ानी है और डिमांड बढ़ाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो यानी कि सरकार में भी ये समझ अब इस समय मुझे लगता है आ गई है, पर अभी तक कोई पैकेज नहीं आया है। अभी प्रधानमंत्री जी ने जो कल बोला कि हम 80 करोड़ लोगों को जो खाना पीना दे रहे थे वो नवंबर तक, जो दिवाली तक जारी रखेंगे, वो एक अच्छा कदम है। वो होना चाहिए कि आप उनको कुछ पैसा दें, उनको कुछ खाने पीने का दें, उनको कुछ गैस या एनर्जी की सप्लाई हो, जिससे कि वो अपना निर्वाह कर पाए। लेकिन उस स्कीम को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर अकेले नहीं कर सकता है, वो तो इम्प्लीमेंट तो स्टेट्स को करना है। और यहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो वैक्सीनेशन हो, चाहे ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे बाकी स्कीम्स हो, कि स्टेट और सेंटर के बीच में टकराव है, खासकर जो अपोजिशन रूल स्टेट्स हैं, है ना। उसी तरह वैक्सीन है,
जैसे कि जो ऑपरेशन रूल स्टेट्स हैं वो कहते हैं कि हमें वैक्सीन पर्याप्त नहीं मिल रहा है। दिल्ली में तो यहाँ तक कह दिया कि जो बायो वाला इंजेक्शन है वो हमें जो सप्लाई करना, उन्होंने कोवैक्सीन बंद कर दिया। तो यानी कि कुछ ये जो व्यवधान है जो स्टेट और सेंटर के बीच में, उसको हमें टैकल करना है। नहीं तो वैक्सीन भी हमारा सक्सेसफुल नहीं होगा, हमारे जो इकोनॉमिक पैकेज हैं वो भी परेशानी में आ जाएंगे, जो गरीब आदमी के हाथ में पैसा जाना चाहिए वो भी नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि इस समय किसी तरह से ये एकजुट होके हमको काम करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर हम परेशानी में घिरे रहेंगे। जी, एक सवाल ये भी है कि एक तो केंद्र को की जिम्मेदारी है कि इस समय पूरी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए वो काम करे। इस पूरे 2 साल, डेढ़ 2 साल का जो पीरियड रहा उसमें। अब कुछ राज्यों की भी भूमिका इसमें होती है, हालांकि रेवेन्यू के लिए काफी कुछ डिपेंड करते हैं वो केंद्र सरकार के ऊपर भी, क्योंकि जीएसटी का उनका हिस्सा ही समय पे नहीं देती है सरकार, कभी देने से इनकार ही कर देती है। लेकिन क्या हम कुछ राज्यों के उदाहरण दे सकते हैं कि जिन्होंने अपने स्तर पर अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे सरकार सीख ले सकती है केंद्र की? तो देखिए, जैसे कि हेल्थ का स्ट्रक्चर है, क्योंकि इस समय कोरोना अभी चल रहा है, अभी भी 1 लाख के करीब केसेस हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि खत्म हो गया है। तो जैसे केरला ने इसको टैकल किया, हालांकि वहाँ पे केसेस ज़्यादा रहे, पर जिस तरह से उन्होंने टैकल किया, जिस तरह से उन्होंने अपना हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जिस तरह से जैसे एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महाराष्ट्र के थे, उन्होंने दिसंबर में ही ऑक्सीजन का इंतजाम कर लिया, हालांकि वो बड़ा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट था, वो भी एक उदाहरण बन गया। उसी तरह और जैसे स्टेट्स हैं जहाँ पे वैक्सीन का प्रोग्राम उन्होंने ढंग से चलाया। तो ये सारी चीज़ों से हमको सीख लेना चाहिए कि एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में एक काउंसिल होनी चाहिए चीफ मिनिस्टर्स की, प्रधानमंत्री के नीचे, और वो काउंसिल डिसाइड करे कि किस प्रकार से हमें खर्चे करने हैं, किस प्रकार से हमें वैक्सीनेशन करना है, और जो बेस्ट। बल्कि अरुण जी, हमारे यहाँ तो एक काउंसिल थी जिसको प्रधानमंत्री ने नकारा कर दिया। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो थी वो इसी पर्पज के लिए थी। जी हाँ, तो उसको रिवाइव करना बहुत जरूरी है इस समय, क्योंकि तभी कोऑर्डिनेशन होगा, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं अलग अलग स्टेट्स की, वो फिर जो सारे कंट्री पे लागू की जा सकती हैं, जिससे कि हम एक दूसरे से सीखें। अभी तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक तरह से खत्म सा हो गया है, इतना ज्यादा टकराव है सेंटर और स्टेट्स के बीच में कि वो हमारे लिए सही नहीं है इस समय। इस समय तो युद्ध से भी बदतर स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में तो सबको एक साथ आना चाहिए, और सेंटर पे दायित्व बनता है कि वो ऐसी क्लाइमेट क्रिएट करे जिससे कि सब एक साथ आके और इससे जो डील कर पाए। जी, बस एक अंतिम सवाल है मेरा कि आपने अभी दुनिया के दूसरे देशों की चर्चा की, अमेरिका की चर्चा की। चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को बड़ी जल्दी संभाला और वो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, अपनी विकास दर को भी वो अचीव कर रहा है। ऐसे कुछ और दक्षिण एशियाई देश भी हैं। तो ये इनसे क्या सीख ले सकती है भारत सरकार? उन्होंने ऐसा क्या किया है जो केंद्र सरकार को अडॉप्ट करना चाहिए? देखिए, चीन ने जो सबसे ज्यादा जो कदम उठाया कि उसने जो डिजीज है, जो बीमारी है, उसको फैलने नहीं दिया। उसने इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया वुहान में और हुबई प्रोविंस में कि वहां से ज्यादा फैल नहीं पाया, और उसके बाद भी उनके जो लॉकडाउन के मेजर्स रहे हैं वो तुरंत एक्ट करते हैं। तो वहां पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और जो वैक्सीनेशन, ये सब अभी 2 करोड़ वैक्सीन रोज लगा रहे हैं वो, तो सबसे ज्यादा तेजी से वैक्सीनेशन वही कर रहे हैं। उन्होंने अपना वैक्सीन बना लिया और इतनी डोजेज वगैरह, तो उन्होंने प्लानिंग किया। हमारे यहाँ प्लानिंग नहीं हुई, जो वैक्सीनेशन की प्लानिंग होनी चाहिए थी, जो लॉकडाउन को सक्सेसफुल बनाने की प्लानिंग होनी चाहिए थी, कि लॉकडाउन, जैसे मैंने अपनी किताब में जिक्र किया है कि लॉकडाउन को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो 4-5 कदम उठाने चाहिए थे वो हमने नहीं उठाए। तो हमने लॉकडाउन रिलैक्स किया पिछले साल जून में, जबकि नंबर बढ़ रहा था। अभी भी हम लॉकडाउन जो रिलैक्स कर रहे हैं जबकि नंबर अभी भी 1 लाख से ऊपर है, यानी कि अभी जो दोबारा फैल सकता है, क्योंकि जहां जहां फैल रहा है वहां म्यूटेशन होकर दोबारा शहरों में आ सकता है। और जैसे कि अभी देखा गया है कि जो हमारा जो म्यूटेंट जो सबसे ज्यादा हमारे देश में फैल रहा है, तो ब्रिटेन ने बताया कि वो 40% ज्यादा ट्रांसमिशन उसका होता है तेजी से, तो जल्दी फैल जाता है। तो अगर कोई और आ गया, जैसे कि वियतनाम में अभी खबर आ रही है कि वहां पे एक नया म्यूटेंट निकल आया है जो बहुत तेजी से, और भी ज्यादा तेजी से फैल रहा है, तो इसके लिए हमको ये सारी जो तैयारी रखनी चाहिए। तो चीन में जैसे कि उन्होंने वैक्सीनेशन का किया, लॉकडाउन का किया, और फिर तुरंत अर्थव्यवस्था को खोलने में कामयाब हुए, जो हमारे यहाँ नहीं हो पाया है। बल्कि ये मैंने तो यहाँ तक लिखा है कि अमेरिका भी, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन सक्सेसफुली नहीं प्लान किया, तो उनकी फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव में मर्ज कर गई, उनकी हालत काफी खराब हो गई। और वो तो सिर्फ ये है कि वहां पे वैक्सीनेशन बड़ी तेजी से किया,
खासकर मिस्टर बाइडेन के आने के बाद। और फिर वहाँ पे ये भी मतलब पहले जैसे मिस्टर ट्रम्प थे तो मास्क लगाना बहुत ज़रूरी नहीं समझा जा रहा था, बहुत लोग मास्क नहीं लगाते थे, तो बाइडेन साहब ने आके उस पर एम्फेसाइज किया, तो अब जाके वहाँ पे हालत सुधरी है। तो इसलिए ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी 1 लाख से ज़्यादा केसेस अभी चल रहे हैं, अभी हम रिलैक्स इतना नहीं कर सकते हैं। लॉकडाउन सही ढंग से कैसे हम करें, वैक्सीनेशन को कैसे तेज करें इस समय, क्योंकि इस समय हमारे यहाँ 24-25 लाख वैक्सीन रोज लग रहे हैं, जबकि हमें तो लगाना चाहिए कम से कम 1-1.5 करोड़ रोज। तो अगर वो नहीं हुआ तो इस साल के अंत तक वो सुधरेगा नहीं। तो दूसरे देशों से यही सबक लेना है कि हमें रिलैक्स नहीं करना है, वैक्सीनेशन करना है, हमें टेस्टिंग करना है, ट्रेसिंग करना है और जीनोम टेस्टिंग करना है, जिससे कि कोई नया वेरिएंट आए तो तुरंत हमें पता लग जाए कि ये नया वेरिएंट आ रहा है, नई लहर शुरू हो सकती है। फिर ये ध्यान रखना है कि बच्चों को कैसे हम डील करेंगे अगर थर्ड वेव बच्चों में आई, जहाँ पे दिल्ली मुंबई में तो ये इसकी तैयारी चल रही है, लेकिन नेशनल लेवल पे इसकी तैयारी शुरू होनी चाहिए। जी, तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 2 स्तरों पर सरकार को बड़ी तेजी से काम करना पड़ेगा। एक तो ये कि वैक्सीनेशन के ज़रिए जितनी बड़ी आबादी को प्रोटेक्ट किया जा सके जल्दी से और उस पर काबू पाया जाए कोरोना पर, ये करना होगा। और दूसरी तरफ डिमांड साइड को आगे जोर देने के लिए, उसमें गति लाने के लिए वहाँ पर पैसा खर्च करना पड़ेगा। इन 2 स्तरों पर कर ही हम अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल सकते हैं। और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि दूसरी और तीसरी लहर भी आ सकती है और वो अगर तब तक हमने अपने आप को संभाला नहीं तो अर्थव्यवस्था के लिए वो और भी घातक साबित होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया अरुण जी इस चर्चा के लिए, इस श्रृंखला के लिए। आज हम इस श्रृंखला को अब यहीं समाप्त कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हम जल्दी ही एक और नई श्रृंखला को लेकर सामने आएंगे ताकि अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को समझने का और जो भी आर्थिक नीतियां हैं, सरकार जो आर्थिक कदम उठा रही है, देश जिस दिशा में जा रहा है, इस बारे में अपनी समझ को साफ करने के लिए हम एक-एक मुद्दे को ठीक ढंग से विश्लेषित करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप अगली श्रृंखला में भी हमारे साथ होंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया अरुण जी, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।